What's up, learners? Hope you guys doing great, having great time. भाई टेंशन का माहौल आ चुका है सर. वन शॉट सीरीज का क्या हुआ सर? चैप्टर 1 ऑलरेडी आ चुका है. दिस इज चैप्टर 2. प्रॉमिस किया था चैप्टर 1 आ जाएगा. आज चैप्टर 2 आप लोगों का आ रहा है. शुरू करते हैं चैप्टर 2 बिना टाइम वेस्ट किए. एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर प्लानिंग. तो गाइस इसमें ना चैप्टर में बेसिकली दो हिस्सों में आपका चैप्टर डिवाइडेड है. एक है पहला फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है आपका बिजनेस प्लान. अब मैं आपको पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन करा दूंगा जो आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर या कहीं ना कहीं आपके स्कूल के एग्जाम में जरूर से आए होंगे. तो कुछ कुछ टॉपिक से मैं आपको करा रहा हूं. सबसे पहला है आप लोग को बेसिकली पहले फॉर्म्स पता होने चाहिए. तो वी गॉट 5 फॉर्म्स. वन इज सोल प्रोप्राइटर जहां पे एक अकेला इंसान काम करता है. एक है पार्टनरशिप जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग डिसाइड करते हैं हम लोग मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे. 2 या 2 से ज्यादा लोग डिसाइड करते हैं क्यों ना हम मिलकर काम करें, वो हो जाता है पार्टनरशिप. फिर है हमारी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन. जॉइंट हिंदू एक फैमिली बिजनेस जो कैरी ऑन चल रहा है. एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी. 10 या 10 से ज्यादा लोग मिलकर सोचते हैं खुद को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर करा के मिलकर एक दूसरे के भले के लिए हम बिजनेस करेंगे. अब सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में जो आपको पता होना चाहिए, एक है कंप्लीट कंट्रोल. अब कंप्लीट कंट्रोल क्यों होता है? बिकॉज सोल प्रोप्राइटर का मतलब है एक लौता इंसान ही आपकी बिजनेस की सारी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका पूरे बिजनेस में कंट्रोल होगा. सेकेंड, इंडिविजुअली फाइनेंस. एक आप इसमें ऐड कर सकते हो फाइनेंस कि भाई जब एक बिजनेस का ओनर सिर्फ और सिर्फ एक लौता इंसान है तो भाई साहब जो भी बिजनेस का पैसा है, फंड है, वो ही इंसान लेकर आता है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पर्सनल लाइबिलिटी. इसको हम ये भी कह सकते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ओनर, कि जो भी ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्यों है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ बिजनेस और ओनर सेम है. तो बिजनेस के अगर बिजनेस के एक क्वेश्चन आता है कि बिजनेस के कुछ क्रेडिटर्स है और बिजनेस के पास उतने एसेट्स नहीं है, तो जो भी ओनर्स की पर्सनल एसेट्स होंगे वो भी लाइबल हो जाएंगे. नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट. मैंने आपको बता दिया गाइस, आपका बिजनेस है, आप इस बिजनेस के मालिक हो, आप अपने बिजनेस को जैसे चाहो वैसे रन कर सकते हो, पूरा का पूरा प्रॉफिट हमारा. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई देखो आपका बिजनेस है, आप इसको जैसे चाहो ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. तीसरा लैक ऑफ कंटिन्यूटी. इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टिल 2 या 3 मार्क में आ गया तो मैंने आपको बता दिया. अब नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के रिलेटेड एक दो चीज हमारे जो डिस्कशन में हुई थी पहले मैं बता देता हूं, वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है. इसमें एक चीज जरूर से ध्यान रखिएगा, एन एग्रीमेंट का मतलब होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एग्रीमेंट, कि या तो पेपर में बनाया हो या वर्बली डिस्कस किया हो. क्या चीज है? एक टर्म्स एंड कंडीशन. एक चीज याद रखिएगा, ये आपका ओरल भी हो सकता है और ये हमारा रिटर्न भी हो सकता है. सबको ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट. नहीं गाइस, बुक्स में क्लियरली लिखा हुआ है इट कैन बी ओरल एज वेल एज इट कैन बी अ रिटर्न. फिर है प्रॉफिट शेयरिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू आउटकम. जो भी फाइनेंशियल जो भी आपके बिजनेस होंगे, 2 पार्टनर्स के बीच में सारा का सारा प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा. नेक्स्ट है सेम. कानून के तौर पे बिजनेस और ओनर्स अलग अलग नहीं होते हैं, तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी. अब सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं क्योंकि हमने कई चीज इसको कमेंट में डिस्कस की थी. एक है इंप्लाइड अथॉरिटी और एक है इसी के रिलेटेड म्यूचुअल एजेंसी. मैं आपको बुक्स की लाइन भी लिखवा रहा हूं ताकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको हेल्प करे. सबसे पहले एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब है एनी पार्टनर कैन एक्ट, कीवर्ड है कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर. कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे क्या कर सकता है, काम कर सकता है. एक वीडियो चेक करता हूं सही चल रहा है ना. हाँ, कोई भी पार्टनर गाइस क्या कर सकता है, किसी भी दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे काम कर सकता है. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि हर पार्टनर
क्या है? He is a principal as well he is an agent. अब एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट क्यों है? ईच, अब प्रिंसिपल के ऊपर प्रिंसिपल, ईच पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, की हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर ने कुछ भी गलती की तो ऐसा नहीं कि तूने गलती की मैं नहीं भरूंगा, सबको मिलकर भरना पड़ेगा। और दूसरा इसमें क्या है? एंड ईच पार्टनर वर्क फॉर अदर पार्टनर्स, और दूसरा इसमें बोल सकते हो बाइंड द अदर्स, कि दूसरे पार्टनर उसके काम जो भी करेगा दूसरे पार्टनर को उसको मानना पड़ेगा। तो इसमें एक लाइन है, बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और वन ऑफ देम कैरिंग इट फॉर ऑल। या तो सारे पार्टनर्स मिलके इस पार्टनरशिप को चलाए, या कोई सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर इस पार्टनरशिप को चला रहा है। ये दो पॉइंट है जो आपको बहुत ज्यादा अप्रोच करते हैं। एक है पार्टनर्स के बिहाफ पे, एक पार्टनर के बिहाफ पे फैसले ले सकते हो, और इंप्लाइड में क्या है कि कोई भी पार्टनर कुछ करता है तो आपको ये सोच के करना है कि आप सारे पार्टनर्स के लिए कर रहे हो, और अगर किसी पार्टनर ने कुछ गलती की है तो वो गलती आप उसके लिए भी लाइबल हो जाओगे। इसलिए ऑल द पार्टनर्स वर्किंग टुगेदर और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब गाइस एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन कि आपको पार्टनरशिप को रजिस्टर क्यों कराना चाहिए। तो 3 पॉइंट है। अ पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट इन कोर्ट अगेंस्ट द फर्म, कि भाई ये 3-4 पार्टनर है, ये चारों पार्टनर एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, या सपोज इनकी जो फर्म है ये पार्टनर चाहे तो इस फर्म पे भी केस नहीं कर सकता। अ केस कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी। सपोज इनने XYZ लिमिटेड से कोई गुड्स खरीदा है, कोई इनने उनको बेचा, अब इनको इससे पेमेंट लेना है, तो क्या वो पैसा भी मिलेगा? नहीं। अ केस कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी। और ना द फर्म और एनी अदर ऑफ इट्स पार्टनर कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ और इन अ डिस्प्यूट विद अ थर्ड पार्टी, कि हम इसको ये नहीं बोल सकते कि भाई XYZ है और ABC है, मुझे इसको पैसे देने हैं और इससे लेने हैं, मैं कोर्ट में बोल दूं भाई ABC वाले को XYZ से सेटल कर दो ना, कोई भी म्यूचुअल सेटलमेंट नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ डिस्प्यूटेंट पार्टीज टू वन अदर, कि हम एक दूसरे के सेटलमेंट नहीं कर सकते। या एक और इस पर सेटलमेंट का एग्जांपल कि सपोज ये 2 पार्टनर थे, अब ये इस पार्टनरशिप फर्म को इस पार्टनर को 10 लाख रुपए देने हैं। पार्टनरशिप फर्म ये नहीं कह सकती इसको कि भैया जा XYZ से जो 10 लाख रुपए लेने आप वो ले लेना, कोई सेट ऑफ अलाउड नहीं है, आप ऐसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, कैन नॉट फाइल अ केस, कैन नॉट फाइल अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी एंड कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ। इतना लिख लिया। अब हमारी कंपनी बहुत सिंपल है, सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर्स लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी को बनाने बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी, क्यों? हमें कंपनी बनाने के लिए कंपल्सरीली रजिस्टर करना पड़ता है अंडर द कंपनीज एक्ट। कौन सा एक्ट है? अंडर द कंपनीज एक्ट 2000 एंड, एक मिनट कलर बदल देता हूं, कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट है कैपिटल रेजिंग, कंपनी चाहे तो मार्केट में अपने शेयर्स रेस करके पैसा भी पा सकती है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस। प्रिविलेजेस, एक क्वेश्चन बनता है, प्रिविलेज ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। तो इसमें सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हमारे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं? 2। उधर ही पब्लिक में मिनिमम कितने होते हैं? 7। प्राइवेट आप मैक्सिमम कर सकते हो 200, पब्लिक में है अनलिमिटेड। या आपको लिखना हो तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं। बट दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो अच्छे पॉइंट्स बता दो प्रिविलेज, कि यहां पे मिनिमम डायरेक्टर होते हैं 2, यहां पे मिनिमम डायरेक्टर है 3। ठीक है। अब यहां पे आपको मैं और अच्छे पॉइंट्स में लिखवाना चाहूंगा ताकि आप लोग लिख लो, बहुत अच्छे पॉइंट्स मैंने है मेरे पास। अब प्राइवेट कंपनी को कैन स्टार्ट बिजनेस
कैन स्टार्ट बिजनेस आफ्टर कौन से सर्टिफिकेट के बाद? आफ्टर COI यानी सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इनको नॉट नेसेसरी टू मेंटेन इंडेक्स of members, not necessary to conduct the statutory meetings. और लास्ट है no restrictions on remuneration of directors. ये चीज आप ऐसे लिख लो. और एक और अच्छा पॉइंट बता देता हूं, a non-member cannot इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट. क्या सिंपल अच्छे पॉइंट, यहाँ 2 में ही काम हो जाता है, 2 ही डायरेक्टर लगते हैं, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का बिजनेस कर सकते हो, इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई नॉन मेंबर बुक को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन में कोई नहीं है, और हमें इतनी ज़्यादा स्टैट्यूटरी मीटिंग्स भी होस्ट नहीं करनी होती है. क्लियर है? याद होगा फिर से मिनिमम 2, फिर हमारा मिनिमम मिनिमम 2, फिर हमें डायरेक्टर्स भी मिनिमम 2. प्राइवेट कंपनी को कैन स्टार्ट जस्ट बिकॉज ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कोई इंडेक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. फिर हमें कोई क्या बोलते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग्स करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन में कोई लिमिट नहीं है, और एक नॉन मेंबर हमारे बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता. इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है. आपको कोई भी टॉपिक हो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं शॉर्ट बना के डाल दूंगा जैसे मैं करता रह रहा हूं. अब नेक्स्ट है हमारा बिजनेस प्लान. अब बिजनेस प्लान को जब भी हम पढ़ेंगे हमें एक चीज समझ लेनी है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिटर्न स्टेटमेंट. क्या वर्ड होना है कॉम्प्रिहेंसिव? मतलब एक टाइप रिटर्न स्टेटमेंट. क्या स्टडी करते हैं? 2 तरीके के फैक्टर, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. कि भाई जब भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो सारे इंटरनल, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जिससे मेरे वेंचर को इंपैक्ट हो सकता है, फर्क पड़ सकता है फॉर स्टार्ट करने के लिए. क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव रिटर्न स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय फॉर एनालाइजिंग द इंटरनल, क्या एनालाइजिंग द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल फैक्टर फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर. इसे हम बोलते हैं बिजनेस प्लान. अब बिजनेस प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट है keyword, that is it's a roadmap. It is a written document describing the company's objectives and strategy. आपको बहुत सारे keywords है because इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है. which document decides the objective and strategy, which document decide the roadmap. तो आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा बिजनेस प्लान. फिर डिफाइन जरूर करेगा रिटर्न कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिस्कसिंग द इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस या न्यू वेंचर. अब ये जो हमारे बिजनेस प्लान होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ये हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं. सबसे पहला एक होता है एलिवेटर पिच. जो आप देखते हो सिर्फ इसमें कीवर्ड याद रखिएगा 3 मिनट समरी, और इसमें आप एक वर्ड लिख सकते हो. ये जो बिजनेस प्लान है वो एक तरीके का टीजर होता है. क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ ए टीजर कि भाई आने क्या वाला है. जैसे शार्क टैंक वाले देखा 2-3 मिनट का आगे ऐसा कुछ होगा. नेक्स्ट है पिच डेक. पिच डेक क्या होता है? एक प्रेजेंटेशन जिसमें एक हमारी पीपीटी भी होती है और प्लस ओरल नैरेटिव. कि जैसे शार्क टैंक में शो में जो आता है ना, पीछे एक पीपीटी चल रही होती है, साथ साथ में ओरल प्रेजेंटेशन चलता है. थोड़ा सा पिच डेक से ये बड़ा होता है. क्या है? इट्स पीपीटी प्लस एन ओरल नैरेटिव. अगर हम बात करें हमारे थर्ड की, दैट इज अ रिटन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल. ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट है जो हमारे एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स सब लोगों को कंसिडर किया जाता है. इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर, जो बाहर वाले लोग, जो भी बाहर के लोग मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड है वो ये रिटर्न प्रेजेंटेशन देखते हैं. दिस इज फॉर एक्सटर्नल. और अगर यही सेम डॉक्यूमेंट कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल लिखो, कॉम्प्रिहेंसिव लिखो, अगर यही चीज मैंने इंटरनल वालों के लिए बनाई तो आंसर हो जाएगा इंटरनल ऑपरेशनल प्लान. ये एमसीक्यू में आता है. बाहर वालों के लिए रिटर्न, एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, और यही चीज अगर हम अंदर वालों के लिए बनाएंगे, इनसाइडर्स के लिए बनाएंगे, इसे हम बोलेंगे इंटरनल ऑपरेशनल प्लान. एलिवेटर 3 मिनट्स. फिर हमारा पिच डेक में आपको रखना है पीपीटी प्लस ओरल नैरेटिव. फिर रिटर्न स्टेटमेंट फॉर आउटसाइडर्स में आउटसाइडर्स के लिए, और इंटरनल ऑपरेशनल प्लान जो इनसाइडर्स के लिए होता है. अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कंपोनेंट्स. मैं मेजर कंपोनेंट्स पढ़ा रहा हूं प्लीज. अब सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान.
कि हम किस तरीके का फॉर्म ऑफ ओनरशिप ले रहे हैं। जो हमने स्टार्टिंग में देखा, हम बिजनेस बना रहे तो देयर आर 5 काइंड ऑफ ओनरशिप। इट कैन बी अ सोल प्रोप्राइटर, इट कैन बी अ पार्टनरशिप, इट कैन बी एन एचयूएफ, कंपनी, कॉर्पोरेशन। आपको किस तरीके का करना है। फॉर्म ऑफ ओनरशिप तो ठीक है बच्चा, पर इसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि मेरा बिजनेस क्या होगा। क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैं गुड्स को, टेंजिबल गुड्स को बनाऊंगा, क्या मैं होलसेलर होऊंगा, आई विल डीलिंग इट अ बल्क क्वांटिटी, क्या गाइस मैं एक रिटेलर होऊंगा जो इन्हीं चीज को स्मॉल क्वांटिटी में कर रहा हूं, क्या मैं एक सर्विस होऊंगा जो इनटैंजिबल गुड्स पे डीलिंग कर रहा हूं। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल प्लान दो चीजों की बात करता है, एक तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसकी कैटेगरी हो सकती है, आइदर इट्स कैन बी मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और सर्विस। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान की कैटेगरीज पूछे तो प्लीज दोनों लिखना। दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन जो आपके ओसवाल में भी दिया हुआ है। पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओ कौन सा, फिर उसका टाइप कैटेगरी, क्या मैन्युफैक्चरिंग हो, क्या होलसेलर हो, क्या रिटेलर सर्विस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक आता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्लान के 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा वो उसके एलिमेंट्स से होंगे। एक सेकेंड गाइस, मैं बार बार बीच में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि वीडियो शूट हो रहा है, तो सही है कि नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, इसके बाद में एक टॉपिक रह गया बताना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन एसोसिएटेड विद द सेलेक्टेड फॉर्म, कि जो भी फॉर्म ले रहे हो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। जैसे हमारे सोल प्रोप्राइटर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जॉइंट स्टॉक में लिमिटेड। अब गाइस मैं आपको थोड़ा टाइम को एक स्टाइल याद करने सिखाता हूँ। गाइस ऑर्गेनाइजेशनल प्लान हमारे बीएसटी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जैसा है। तो जहां हम वो स्ट्रक्चर बनाते, हम डिफाइन करते हर इंसान का नाम, कौन क्या काम करेगा। जब नाम काम बताया तो उससे हमें पता चल जाती है, एक है लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले का डिसाइड किया नाम, डेजिग्नेशन, फिर बताया उनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हर मेंबर का बिजनेस में कोई हिस्सा होगा, उसको हम बोलेंगे स्टेक। मेंबर आया तो हर मेंबर की क्या होगी, कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर हर मेंबर जब अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो उनके बीच में होंगे डिस्प्यूट, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट। और मेंबर है तो फोकट में तो काम नहीं करेगा, दैट इज फॉर्म ऑफ पेमेंट। कर लिया 5 मार्क रेडी, इजी। टर्म्स एंड कंडीशन, फॉर्म। दूसरा, अब मेंबर्स है तो नेम, डेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर्स, लाइन ऑफ अथॉरिटी। फिर हम मेंबर्स का क्या देखेंगे, उनका स्टेक क्या है। फिर हम देखेंगे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर हम देखेंगे उनके वोटिंग राइट्स अगर देखने हो। फिर हम देखेंगे डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होंगे। फिर देखेंगे पेमेंट्स। सारे के सारे ये मेंबर्स के रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इंपॉर्टेंस के 2 ही है जो मेरे को लगते हैं। ये आ सकता है अगेन अ 2 मार्क क्वेश्चन कि भाई क्या अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स कोई भी काम करने के लिए और फॉर्मल में क्या होते हैं, किस तरीके के स्किल्स हमें चाहिए। और दूसरा इनफॉर्मल के एंगल से, ये होता है फॉर्मल के एंगल से, एक होता है इनफॉर्मल के एंगल से कि मेंबर्स का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मेंबर्स का बिहेवियर क्या होना चाहिए, मेंबर्स का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। दिस इज फ्रॉम द एंगल ऑफ फॉर्मल एंड दिस इज इनफॉर्मल। इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्लान होता है। 2 टॉपिक 3 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स, और तीसरा है इसके ऑर्गेनाइजेशन प्लान क्या होता है। एक टॉपिक जो मैंने आपको कराना रह गया, सॉरी, दैट इज योर बिजनेस प्लान, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान। मैं आपको लिखवा रहा हूं, प्लीज ये साथ में कर लीजिएगा। इट्स अगेन अ 5 मार्क क्वेश्चन। क्या हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग, VFV बोलता हूं, वायबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। मैं आपको 5 पॉइंट याद कराऊंगा क्योंकि 5 पॉइंट से ज्यादा की आपको जरूरत ही नहीं है ऑफ प्लान, ठीक है। फर्स्ट क्या बताया मैंने, वायबिलिटी एज वेल एज फिजिबिलिटी। प्लानिंग करने में मदद करता है। कैसे प्लानिंग में मदद करेगा, हमें 3 चीजें करता है, आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेस, एनी लाइसेंस, कि भाई कोई लाइसेंस वाइसेंस लेना है, कैसे माइनिंग वाइनिंग का तो लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, और लीगल लाइक GST। एक मैं आप लोग को इजी पॉइंट करा देता हूं, एक बता देता हूं। प्रोक्योरिंग फंड्स के टाइम पे हमें 4 C's देखना होता है, जिसको आप तो साथ में देखते हुए बोलते जाना। फर्स्ट C हर इंसान का इंपॉर्टेंट है, उसका कैरेक्टर, फिर उसका कोलैटरल, फिर उसका कैश फ्लो पोजीशन, और लास्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी। 3 पॉइंट आपको याद करा दिए, 3 और मैं करा देता हूं। एक आपको प्रोवाइड करता है, सॉल्व द डाउट्स
एंड क्वेरीज ऑफ एनी स्टेक होल्डर। ये रिपोर्ट पढ़ के उसको पता चल जाता है कि उसके मन में कोई दिक्कत है कि भाई इसका प्लान क्या है, कैसा पैसा आएगा, सारी चीज़, क्योंकि प्लान में सारी चीज़ें हम डिटेल में लिखते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट पता चलती है, रूम फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। कि भाई जब आप बिजनेस प्लान बनाते हो तो आपको पता चलता है अच्छा इसको तो हम ऐसे बेटर कर सकते हैं, इसको तो हम और बढ़िया कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट अगर आपने याद कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। डिटरमाइनिंग द वायबिलिटी, प्लानिंग ये 3 चीज़, फंड्स में 4 चीज़। क्योंकि मैंने जो 5 पॉइंट लिखे हैं वो ईजी भी है एंड इट साउंड्स वेरी गुड, क्योंकि अलग अलग एरियाज को कवर करते हैं। हो गया, चलो अब आगे बढ़ते। 1 सेकंड में फिर से चेक करूंगा हमारे कितने मिनट का हो गया। चलो अब नेक्स्ट है, ओके गाइस, ऑलरेडी 20 मिनट 21 मिनट का वीडियो हो चुका है। मैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। द रीज़न इज़ कि यार अब बच्चा पढ़ रहा है, आपको फास्ट करना है तो 2x स्पीड में कर लेना, आराम से करना है तो 1 घंटे में कर लेना। 1 घंटा तो ये चैप्टर डिजर्व करता है, दिस इज द बिगेस्ट चैप्टर। हाँ, प्रोडक्शन का मतलब है कि कैसे हमारा काम होगा, किस तरीके से हमारा रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट होगा, इन फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब इसमें हमारे 3 तरीके के प्लान होते हैं, नो मैन्युफैक्चरिंग, पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग। कितने तरीके के हैं? 3, नो, पार्शियल एंड कंप्लीट। जब भी मैं नो मैन्युफैक्चरिंग करता हूं तो ये पार्ट मेरे टाइप्स ऑफ प्लान में होगा ही नहीं, बिकॉज अगर नो मैन्युफैक्चरिंग है तो मैं प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा, अगर मैं प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा तो इसका पार्ट ही नहीं है। लेकिन जब मैं पार्शियल कर रहा हूं, मतलब मैं किसी और से कुछ करवा रहा हूं, तो उसमें कुछ चीजें मुझे जाननी होगी, वो भी मैं आपको 4 पॉइंट याद करा देता हूं। नेम, किससे करा रहे हो? नेम ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर। क्या भाई किसी सब कॉन्ट्रैक्टर करा, उसका नाम, भाई इसी को क्यों चुना, उसका रीजन, अब इसको चुना है तो कितना टाइम और एक कॉस्ट लेता है, और एनी प्रीवियस प्रोजेक्ट या प्रीवियस वर्क डन विथ हिम। ठीक है, मैं एग्जैक्ट आपको बुक्स के पॉइंट याद कर, नेम ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर, इसी को क्यों चुना, रीजन फॉर सेलेक्टिंग, टाइम एंड कॉस्ट कितना लेगा, एंड प्रोविजन फॉर वर्क। ठीक है, अब लास्ट इसमें एक और है कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग की, आप ही सारी चीजें करोगे। जब आप बिजनेस सारा करते हो तो सबसे पहले आपको एक जगह चाहिए, उसको मैं लिंक से पढ़ा रहा हूँ गाइस, प्लांट लेआउट। अब इस लेआउट में हम लेकर आएंगे हमारी प्लांट एंड मशीनरी। अब उस प्लांट एंड मशीनरी पे चलाने के लिए हमें चाहिए रॉ मटेरियल, चाहिए कि नहीं, कि कितना हमारा रॉ मटेरियल लगेगा, वी नीड टू फाइंड द रॉ मटेरियल। अब इस रॉ मटेरियल के इन सब के चक्कर में हमारा पता चल जाएगा द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। करा दिया आपको 4 पॉइंट याद। प्लांट लेआउट पे मशीन लाओगे, मशीन पे चलाने के लिए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के लिए हमें टोटल मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एग्जैक्ट पहले यही 4 पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या, ऑब्जेक्टिव्स भी है आपके नोट्स में, देख लेता हूं मैंने डाले क्या, एक सेकेंड गाइस। हाँ, अब ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, प्लान योर वर्क, what need to be manufacturing and streamlining productional process for efficiency। जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको हमें एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना है। कि भाई एफिशिएंसी का मतलब क्या है, मेरा कम से कम इनपुट लगा के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मुझे बनाना है। अब इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, 2 चीजें क्या है, एफिशिएंसी होनी चाहिए और दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स। इसके अलावा ऑल इन वन में 2-3 पॉइंट्स और दिए हैं, आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो क्लियर है, प्लान योर वर्क, दूसरा इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स आर इन प्लेस। नेक्स्ट है ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन फ्लो ऑफ। अब ये जो हमने अब बताया, एक लाइन याद रख लेना, दैट इज एक होता है प्लान योर वर्क, ये मैंने अभी आपको बताया, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन, और दूसरा होता है वर्क ऑन योर प्लान, कि जो आपने प्लान किया उस पर काम करना शुरू करना। कि भाई सिर्फ प्लान करने से कुछ नहीं होता, प्रोडक्शन पे उस पर एक्चुअली काम करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल प्लान। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स है बहुत सिंपल, मैं आपके हर एक के ऑब्जेक्टिव्स और एलिमेंट्स करवाऊंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस
प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन इन एडवांस, कि भाई क्या प्लान करना है, क्या प्लान करना है, कैसे करेंगे। अब प्लान करना है तो उसका क्या डिसाइड करना पड़ेगा, रूट कैसे करोगे, कि भाई पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी। सिर्फ रूट डिसाइड करने से तो काम नहीं चलेगा, हर एक का क्या बताना पड़ेगा, सर इसमें कितना टाइम लगेगा, सर इसमें कितना समय लगेगा। चलिए तो हो गया, पहला प्लान करना है, दूसरा रूट डिसाइड करना है, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट। सर अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि रेगुलेट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, जो मूवमेंट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सही से हो रहा है कि नहीं, तो रेगुलेट करना। पहले प्लान करो, एग्जैक्ट रूट बताओ, स्टार्टिंग डेट और फिनिशिंग डेट बताओ, और रेगुलेट करो। फिर से प्लान करो इन एडवांस, क्या ऑपरेशन को, एग्जैक्ट रूट बताना, हर एक का सेटिंग, स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिश टाइम, और लास्ट है कंट्रोल रखना, किस चीज का, मूवमेंट ऑफ गुड्स और द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आई होप आपको चीजें क्लियर है, तो डू लाइक द वीडियो। ये कितना मिनट का हो गया, 27 मिनट, ठीक है। चलो, मेरे को डर इस बात का कि हो सकता है बीच में ना वीडियो अटक जाए। चलो अब नेक्स्ट है इसके कंपोनेंट्स, ये मैं आपको बताता हूँ, ये 5 है। कीवर्ड्स लिखवा देता हूँ। रूटिंग का मतलब है एग्जैक्ट रूट और पाथ। शेड्यूलिंग का मतलब है स्टार्ट डेट, एंड डेट, सारी चीजें डिसाइड करना। डिस्पैचिंग का मतलब है ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर एंड गाइडलाइंस। कोई भी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर एंड गाइडलाइंस देना। क्या गाइस, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, गाइडलाइंस, ये कीवर्ड आए तो डिस्पैचिंग। हमारा स्टार्ट डेट डिसाइड करना, कब होगा, कैसे होगा, शेड्यूलिंग। द वे, द रूट डिसाइड करना, दैट इज रूटिंग। अब ये है इवैल्यूएशन। फॉलो अप और इंस्पेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉलो अप टॉक्स अबाउट, मैं आपको कीवर्ड लिखाता हूं, फॉलो अप टॉक्स अबाउट क्या चीज का, इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल ऑफ वर्क परफॉर्म, कि चेक करते रहना। फॉलो अप में क्या हो रहा है कि काम हो रहा है, उसके साथ साथ चेक करते हो सही हो रहा है कि नहीं, सही हो रहा है कि नहीं, सब बराबर है कि नहीं बराबर। और यहां पे क्या होता है, हम परफॉर्मेंस को जब फाइनली हमारा गुड्स बन गया, जो आउटपुट है, जो गुड्स है, जो बन गया, उसको चेक करते हैं विद द स्टैंडर्ड्स। कई लोग इसे फॉलो अप समझ लेते हैं, स्टैंडर्ड्स के चेक करना नहीं। जब हमारे आउटपुट या परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स के साथ, वो बन जाएगा इंस्पेक्शन। और लास्ट है डिस्पैचिंग, जो भी हमने गुड्स, शिपिंग का मतलब है जो भी हमने गुड्स बनाए हैं, अब फाइनली वो प्रोड्यूसर से किसकी ओर चले जाएंगे, फ्रॉम प्रोड्यूसर इट विल मूव टूवर्ड्स दी कंज्यूमर। जो भी गुड्स या सामान की हम बात कर रहे हैं, वो मेरे प्रोड्यूसर से कहाँ चले जाएंगे, टूवर्ड्स कंज्यूमर। इसी के साथ हमारा चौथा यानी ऑपरेशनल प्लान भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल प्लान, कि इसमें फाइनेंस में हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस को पैसे की क्या ज़रूरत है। तो बिजनेस में गाइस दे आर 5 M's। 5 M क्या होता है, मैन, मटीरियल, मशीन, मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मनी। M5 बोलते हैं इसको, मैन, मटीरियल, मशीन, मेथड और मनी। ये 5 M's होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द 5 M's, मैन, मटीरियल, मशीन, मेथड। सबको चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। बहुत बेटर लाइन है, यही आपकी NCERT की लाइन है। इन्वेस्टर्स कि कैसे एक बिजनेस क्या मीट कर रहा है, 2 चीजें, कि भाई साहब आपको अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मतलब कोई पैसा लिया तो इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड जो भी है वो तो चुकाना ही चुकाना है, और उसके साथ साथ वी नीड टू मेंटेन व्हाट, लिक्विडिटी। बहुत ही प्यारा है, लिख दो, 2 मार्क तय है, आपका पेपर सबसे अलग निकल जाएगा गाइस। क्या है, टू मीट ऑल दी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, 2 है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और मेंटेन करनी लिक्विडिटी, और हम क्या प्रोवाइड कर सके, अ गुड रिटर्न।
दो चीजें मेंटेन करनी, क्या हम हमारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरे कर रहे हैं, साथ साथ में मेंटेन क्या कर रहे हैं, एक लिक्विडिटी, क्या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो इंटरेस्ट वगैरह चुका रहे वो तो देना ही है, उसके साथ मेंटेन रखनी लिक्विडिटी, तो फाइनली हम क्या दे सके हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे ओनर्स को एक अच्छा रिटर्न। अब नेक्स्ट है कंपोनेंट्स में, ये सारे कंपोनेंट्स हैं इन सारे, हाँ अब इसमें ना एक चीज और है, मैंने लिखी नहीं है, मैं आपको लिख देता हूं, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान। गाइस मैं चाहता तो 10-15 मिनट का वीडियो बना सकता था, पर मेरा ऐसा मन था कि जब बच्चा पढ़ रहा है उसने कुछ नहीं पढ़ा, तो किसी को प्लीज अच्छे से पढ़ना हो तो देख ले। हाउ मच पैसा चाहिए, फ्रॉम वेयर, कहां से लाओ, कितना पैसा चाहिए, कहां से लाओगे, हाउ दे विल बी डिसबर्स्ड, ये तीन चीजें याद रख लेना। एलिमेंट्स, पैसा कितना चाहिए, कहां से लाओगे, ओनर्स फंड या बोरोड फंड, जो पैसा आ गया उसको डिसबर्स्ड कहां करोगे। तो इसी एलिमेंट्स के कुछ कंपोनेंट्स है, तो जिसे हम बोलते हैं प्रोफार्मा, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, इनकम, कैश फ्लो, बैलेंस शीट। और ये सबसे पहले प्रोफार्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि जो भी हमारे बिजनेस में पैसा आया है उससे हम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, प्रिलिमिनरी, मार्जिन, स्टॉक्स, कहाँ पैसा लगाओगे। दूसरा प्रोफार्मा फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा लाने के दो तरीके हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अब इसमें एक फाइनेंसिंग डिसीजन क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, तो इसमें आपके बीएसटी का है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा होना चाहिए मिनिमम, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा होना चाहिए मैक्सिमम। जो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसे हमें रखना है मिनिमम, और जो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है वो होना चाहिए एक तरीके से मैक्सिमम। नेक्स्ट है प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट, जब हम प्रोजेक्ट करते हैं आने वाले साल में हमारा कितना इनकम होंगे, क्या एक्सपेंडिचर्स होंगे, क्या प्रॉफिट आने वाले। प्रोफार्मा कैश फ्लो, जब हम प्रिडिक्ट करते हैं द इनफ्लोज एज वेल एज द आउटफ्लोज, द एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड द पेमेंट ऑफ द बिजनेस। प्रोफार्मा बैलेंस शीट में हम स्टडी करते हैं द फाइनेंशियल पोजीशन, जहां हम देखते हैं अपने बिजनेस की एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी। ब्रेक इवन पॉइंट सब में मैंने आपको सिखाया दिया कि जहां पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, बट इसमें क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो इसमें पता चल जाता है, दो पॉइंट लिख लो बहुत है, मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट, कितना मिनिमम बनाना चाहिए ताकि सारे खर्चे निकल जाए, क्या सेलिंग प्राइस हमें रखनी है। दो पॉइंट भी याद कर लो, काम हो जाएगा। पहला है मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट, दूसरा क्या सेलिंग प्राइस हमें प्रोडक्ट की रखनी है, और तीसरा क्या प्रॉफिटेबल है, क्या बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं। 3 मार्क का है, तो मिनिमम लेवल, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो ईपी के पेपर को टफ बना सकते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस कौन पढ़े, सबको पता है ब्रेक इवन, पर ये नहीं पता होगा मिनिमम लेवल आउटपुट कितना रखना है, क्या सेलिंग प्राइस रखना है, उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। ऐसे ही लास्ट है इकोनॉमिक, इसमें भी 3 पॉइंट मैं आपको याद करा देता हूं कि हमें सोशल इकोनॉमिक की, भाई हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि सोसाइटी के रिसोर्सेज को ढंग से यूज करो। तो कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएसटी वाला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, क्या है, एम्प्लॉयड जनरेट करोगे कैसे, एक्सपोर्ट को बढ़ा के, इंपोर्ट को घटा के, एम्प्लॉयड जनरेट करोगे कैसे, एक्सपोर्ट को बढ़ा के, इंपोर्ट को घटा के, एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। मैं आपको सारे पॉइंट नहीं कराते वन शॉट में, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं जिससे आपकी एग्जाम में ना बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। और एज अ स्टूडेंट हमें स्मार्ट, मैं था सिर्फ हमें मेहनत तो करनी है, बट वी नीड टू इवन वर्क स्मार्टली। अब लास्ट एक इंपॉर्टेंट प्लान है मार्केटिंग प्लान। एक्सप्लेन द मार्केटिंग कंडीशन, क्या क्या चीज़ें के लिए करेंगे। इसमें 3 फैसलों पे हमें सबसे ज़्यादा डिसाइड करना होता है, हम कहाँ थे। क्या गाइस, पहला सवाल क्या है, हम कहाँ थे, हम कहाँ जाना चाहते हैं और कैसे जाएंगे। इसमें एक ही सवाल बार बार आता है, वो है एलिमेंट्स। ठीक है, नहीं एलिमेंट्स नहीं, सॉरी, एलिमेंट्स तो ठीक है, आप मार्केट एनालिसिस करो, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करो, स्ट्रैटेजी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस फोटो ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिमेंट्स आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, उसके एग्जाम में इतनी बार नहीं आए, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वो है इसके कंपोनेंट्स। स्टेप्स इन क्रिएटिंग अ मार्केट प्लान, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट।
सबसे पहले हमें एनालाइज करना पड़ता है कि अभी हमारा सिचुएशन क्या है, अभी तक एंटरप्रेन्योर ने क्या किया है, ये हमारा प्रोडक्ट क्या सॉल्व करेगा, मार्केट में क्या प्रोडक्ट चल रहा है, सारी चीजें। फिर उस बेसिस पे हम करते हैं हमारे टारगेट मार्केट। अब जब हम टारगेट मार्केट कर रहे हैं, वो दो बेसिस पे हम बांट सकते हैं। एक होता है कंज्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है बाइंग सिचुएशन। कंज्यूमर कैसे, मेल फीमेल है। बाइंग सिचुएशन, लोगों की कमाई लेवल क्या है, कैसा है, माहौल कैसा है, क्या अभी ये चलेगा वो चलेगा, सारी चीज़ें। फिर उस बेसिस पे हम करते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। फिर हम हमारे बिजनेस का ऐसे प्लानिंग में करते, गोल बनाते, और गोल हमेशा कैसा होना चाहिए, क्वांटिफाइबल, जिसको हम नंबर्स में इजीली सेट कर सकें। फिर हम अपनी बनाते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, द 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और जो प्लान हमने बना लिया है, हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे और चेक करेंगे कि सही से जा रहा है कि नहीं। अगेन 5 बिजनेस सिचुएशन, करंट सिचुएशन, एंटरप्रेन्योर, प्रोडक्ट के बारे में। आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होता है बाइंग सिचुएशन। एक है कंज्यूमर कैसे है और बाइंग सिचुएशन कैसे है। स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। हम बिजनेस का सेट करेंगे, फिर गोल हम बनाएंगे, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसमें हम ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और जो प्लान हमने बना लिया है, अब हम उसको करेंगे इम्प्लीमेंट। लास्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये कोर्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद तक सीबीएसई ने उसको दिया हुआ भी नहीं है, पर इसमें 3 चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। 3 ही सवाल है। पहले ऑब्जेक्टिव, राइट नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए। फैसिलिटेट कि हमें जो पर्सन है उसका डेवलपमेंट करना है। और एड इन सक्सेशन प्लानिंग। अगर आपको नहीं आया, आप बीएसटी का स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। यही है सक्सेशन प्लानिंग, उनको ट्रेन करना, सही इंसान सही जगह काम कर रहा है। नहीं आया तो उसका इंपॉर्टेंस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 3 सवाल है। व्हाट काइंड ऑफ, क्या स्किल्स चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए हमें लोगों का काम करने के लिए। हाउ मैनी पीपल, इसमें सवाल बन सकता है टोटल वर्क क्या है, कितना काम हमें करना है। उस एक इंसान एवरेज कितना काम कर लेगा। अब एवरेज काम करेगा तो फिर उसका लेगा एब्सेंटी, छुट्टी कितनी मारेगा। जब ज़्यादा छुट्टी लेंगे तो हम उसको निकाल देंगे। लेबर टर्नओवर, ठीक है। याद करें टेक्निक, कितने लोग चाहिए कितना काम करने के लिए। एक एवरेज इंसान कितना काम कर लेगा, जब काम करेगा तो मारेगा छुट्टी, छुट्टी ज़्यादा मारेगा तो निकालोगे लेबर टर्नओवर। और कैसे सेलेक्ट करोगे, तो 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कि जो इंसान को आप लेकर आए हो, हमें उसको सही तरीके से लाना है। लाने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। ह्यूमन रिसोर्स में याद रखना 3 चीज़ें हैं, व्हाट किस तरीके का, कितने, हाउ मैनी, और कैसे हम उसको लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, चैप्टर 2 खत्म। ये रात को 11, साढ़े 11 या 12 बजे तक आएगा वीडियो। कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। आज के लिए इतना ही, टाटा, सी यू गाइस, गुड नाइट। अब मैं भी घर चलता हूँ, बाय गाइस।